हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। जियोग्राफी का मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बुक्स को आप फ्री में एनसीईआरटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा और आज का लेक्चर देखने के बाद इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फेयर। हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि हमारी जो पृथ्वी है, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे हल्की चपटी है, फ्लैटेंड है, इसलिए अर्थ के शेप को जियोइड कहा जाता है। हिंदी में भूआब कहते हैं। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल। हम लोगों ने ये देख लिया कि नॉर्थ और साउथ पोल पे ये फ्लैट होती है और मिडिल पोर्शन पे ये उभरी हुई होती है या फिर बल्ज होती है। ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, लेकिन मिनिएचर फॉर्म में, मतलब लघु रूप में। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फेयर लाइक द अर्थ। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और इसका अगर लोकेशन पूछा जाए तो इसका लोकेशन बताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं पता है अभी। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब प्रश्न ये उठता है, इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। We need certain points of reference and lines to find out the location of places. इसलिए हमें या तो कुछ पॉइंट्स चाहिए या फिर कुछ लाइंस चाहिए, मतलब रेफरेंस चाहिए, संदर्भ बिंदु चाहिए, जहां से कि हम लोग लोकेशन का पता कर सके। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. ये हम लोग ग्लोब को देखते हैं। देखिए ये ग्लोब है, यहां पे ये निडल से जुड़ा हुआ है और यही इसका एक्सिस फॉर्म कर रहा है, यही इसका एक्सिस है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखिए नीडल यहां पे पास हो रहा है और यहां पे पास हो रहा है, तो ये जो है हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। देखिए पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, घूमती है, तो ऐसे ही इस ग्लोब को भी हम लोग वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर सकते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। यहां पे हम लोगों ने इतना समझ लिया, अब आगे चलते हैं। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। देखिए पृथ्वी पे ऐसी कोई नीडल नहीं होती है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और ये जो एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है।
यहाँ पे हम लोगों ने इतना समझ लिया। अब कुछ कॉन्सेप्ट और यहाँ यहीं पे साथ में समझ लेते हैं। हम लोगों ने दो वर्ड के बारे में सुना होगा। पहला है रोटेशन या फिर घूर्णन, और जो दूसरा वर्ड है वो है रिवॉल्यूशन या फिर परिक्रमण। रोटेशन मतलब क्या होता है? पृथ्वी जब अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो उसको रोटेशन कहते हैं हम लोग। और जब पृथ्वी, ये मान लीजिए सूर्य है, ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। और ये चक्कर अपने पाथ पे लगाती है जिसको कि हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। रोटेशन का ड्यूरेशन क्या होता है? पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन 24 घंटे में पूरा करती है। ऐसे ही रिवॉल्यूशन सूर्य के चारों ओर एक कंप्लीट चक्कर 365 डेज, 365 1/4 डे पे कंप्लीट होता है हमारा। रिवॉल्यूशन में ये ड्यूरेशन हो गया आपका। ऐसे ही डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में घूमती है तो ये हम लोगों ने अभी देखा, वेस्ट टू ईस्ट। इसका डायरेक्शन सेम है, वेस्ट टू ईस्ट। और इसका इफेक्ट क्या होता है रोटेशन का? रोटेशन का इफेक्ट होता है चेंज इन डे एंड नाइट। इस चीज को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये सन है और ये सामने पृथ्वी है, तो ये वाला जो पार्ट सन के सामने है, यहां पे आपका डे होगा, और ये साइड जो पीछे है यहां पे आपका नाइट होगा। फिर पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो ये वाला जो नाइट वाला पोर्शन है, नाइट वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, और जो डे वाला पोर्शन है वो आपका इधर चला जाएगा। तो यहां पे फिर आपका नाइट होगा और यहां पे फिर आपका डे होगा। इसीलिए रोटेशन से हमें डे और नाइट में चेंज देखने को मिलता है। और रिवॉल्यूशन से क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है? रिवॉल्यूशन से हमें चेंज इन सीजन देखने को मिलता है। और ये इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। रोटेशन मतलब अपने ही एक्सिस पे घूमना, रिवॉल्यूशन मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना। चलिए अब आगे चलते हैं। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as equator. देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, एक इमेजिनरी लाइन जो बिल्कुल बीच से जाती है और ग्लोब को दो पार्ट, एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, या फिर हिंदी में विषुवत वृत्त भी कहते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। The northern half of the earth is known as northern hemisphere, and the southern half is known as the southern hemisphere. देखिए, ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट है और ये हमारा साउदर्न पार्ट है। तो नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और साउदर्न पार्ट को साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ये बिल्कुल आधे आधे भागों में बटे होते हैं, इक्वली डिवाइडेड होते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग में बटे हैं। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. इसलिए इक्वेटर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, जिसके मदद से हम लोग अर्थ पे कोई भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। देखिए, ये रियल में कोई ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे आपको कोई रेखा देखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है, और ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। हमें पृथ्वी पर कोई भी स्थान के बारे में जानना हो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट हमें देता है। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. देखिए,
ये हम लोगों ने इक्वेटर के बारे में देखा। इसके ऊपर जितने भी पैरेलल सर्कल्स बनेंगे इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। और ये कहां तक जाते हैं? पोल्स तक जाते हैं। नॉर्थ पोल तक जाएगा और नीचे साउथ पोल तक, ऐसे ही करके। देखिए यहां पे हमें, मैं एक स्ट्रेट लाइन, आपको लग रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ये मान लीजिए फ्रंट व्यू है। अगर टॉप से हम लोग देखते हैं तो टॉप से हमें ऐसे सर्कल्स देखने को मिलेंगे। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और ये समानांतर होती है, मतलब पैरेलल होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो जितना भी डिस्टेंस होता है वो हर जगह बराबर होता है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड को हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं या फिर अंश में मापते हैं। हिंदी में डिग्रीज को अंश कहा जाता है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स दी 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये जो हमारा इक्वेटर है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हम लोग इसको कहते हैं। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of the circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degrees, that is 90 डिग्री। इस चीज को समझते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा मान लीजिए इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। यहां से पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल है, यहां से नॉर्थ पोल तक जो वो डिस्टेंस है ये पूरे सर्कल का 1/4 भाग है। और पूरे सर्कल का कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री मतलब इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक का 1/4 ऑफ 360 डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसीलिए हमें पोल्स पे 90 डिग्री देखने को मिलता है। साउथ पोल पे भी 90 डिग्री हमें देखने को मिलता है। ये हम लोगों ने समझ लिया कि इक्वेटर से जो पोल तक का डिस्टेंस है पूरे सर्कल का 1/4, 1/4 भाग होता है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 भाग, यानी 90 अंश। इस चीज को हम लोगों ने यहां पे समझ लिया है। 10 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये हमारा इक्वेटर है और ऊपर 90 डिग्री होता है और नीचे भी 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री नॉर्थ जो है ये हमारा नॉर्थ पोल होगा और 90 डिग्री साउथ जो है ये हमारा साउथ पोल होगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। As such, all parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. इस चीज को समझते हैं। देखिए ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर जितने भी ये पैरेलल सर्कल्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं नॉर्थ साइड में, इनको नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ऐसे ही जितने भी इक्वेटर के साउथ में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनको साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाई आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। इस चीज को भी समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपको 34 डिग्री पे जाना हो, लेकिन अगर आप सामने वाले को यह ना बताएं कि वो 34 डिग्री नॉर्थ में है या साउथ में है तो सामने वाला कभी समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए किसी भी जगह को डिनोट करने के लिए हम लोग उस नंबर के आगे नॉर्थ लगाते हैं या फिर साउथ लगाते हैं। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 34 डिग्री नॉर्थ लगा रहे हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि वो कहीं आसपास ये इस पॉइंट पे होगा। ऐसे ही अगर हम लोग बोलते हैं कि 21 डिग्री साउथ पे हमें जाना है तो वो समझ जाएगा कि यहां कहीं पे वो पॉइंट होगा। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है।
Generally, this is indicated by the letter N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil, जो कि साउथ अमेरिका में है, are located on parallels of about 20 डिग्री latitude. चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है और जो बेले हॉरिजेंटे जो ब्राजील में है, दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लैटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट. लेकिन चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे है और बेलो हॉरिजोंटो जो है वो 20 डिग्री साउथ में है. वी देयरफॉर से we therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. देखिए यहां पे हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया, हिंदी में भी इसको देख लेते हैं. सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है. उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है. इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजोंटे 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है. इस चीज को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस. देखिए ये हमारा इक्वेटर है. जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते जा रहे हैं, आप देखिए कि इसका जो साइज है, लैटिट्यूड्स के जो साइज है, ये धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है. जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है. देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस. तो आपको अगर इस बारे में आइडिया नहीं होगा तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे. लेकिन आप इस चीज को याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते हैं, वैसे वैसे लैटिट्यूड्स का साइज डिक्रीज होने लगता है, मतलब अक्षांशों का आकार जो है वो घटता जाता है. देखिए हम लोगों ने पढ़ा लैटिट्यूड्स के बारे में, 0 डिग्री जो कि इक्वेटर है और नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. और ऐसे करते हुए हम लोग 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करते करते हम लोग 90 डिग्री तक पहुंचेंगे. तो कितने सारे लैटिट्यूड्स हो जाएंगे. इतने सारे लैटिट्यूड्स को याद रखना भी इम्पॉसिबल है. तो इसीलिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनको कि हमें समझना है, जिनके बारे में जानना है और जिनको याद रखना है. तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं. Besides the equator, the North Pole and the South Pole, there are 4 important parallels of latitudes. विषुवत वृत्त, उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं. कौन कौन सी हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा. दूसरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा. तीसरी आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त. और चौथी है एंटार्क्टिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त. तो कौन कौन सी मेन है? देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कि हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको कि हिंदी में कहते हैं मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल उत्तरी ध्रुव वृत्त और एंटार्क्टिक सर्कल मतलब दक्षिणी ध्रुव वृत्त. ये 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनको कि हमें समझना है, इनके बारे में जानना है. अब हम इन 4 लैटिट्यूड्स को इस डायग्राम में देखते हैं. पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा, पहला हो गया. दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे मकर रेखा, दूसरा हो गया. थर्ड आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे उत्तर ध्रुव वृत्त, ये हमारा तीसरा हो गया. एंटार्क्टिक सर्कल
चौथा हो गया हमारा 66.5 डिग्री साउथ पे, दक्षिण ध्रुव वृत्त, ये हमारा चौथा हो गया। तो हमने इन 4 लैटिट्यूड्स को इस डायग्राम में अच्छे से देख लिया है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में, पृथ्वी के ताप कटिबंध। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। देखिए इस चीज को समझते हैं। ये मान लीजिए अर्थ है और यहाँ पे आपकी कर्क रेखा है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये की मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। यहाँ पे आपका सन है, तो सन की जो रेज हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, वो एकदम सन रेज एकदम स्ट्रेट लाइन में फॉल करती हैं। जब स्ट्रेट लाइन में सन की रेज गिरती हैं इस जोन में, तो सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है, और इसी वजह से ये जो जोन है आपका मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, सबसे अधिक इस जोन को ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी वजह से इसको टॉरिड जोन कहा जाता है या फिर उष्णकटिबंध कहा जाता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसको मार्क कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन है वो कौन सा जोन है, और आपको ऑप्शन में दे देगा टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। तो आपका सही आंसर होगा टॉरिड जोन। इसको एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये देखिए ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पे आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके बीच का जो ये जोन है, यहाँ पे सनरेज जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में गिरती हैं, इस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव होता है। इसी वजह से इसे टॉरिड जोन कहा जाता है या फिर उष्णकटिबंध कहा जाता है। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि मकर रेखा और कर्क रेखा के ऊपर जो सनरेज हैं वो स्लैंटेड हो जाती हैं, तिरछी जाती हैं। देखिए यहाँ पे एक बार फ्रेश डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। ये आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। तो जो सन रेज है वो यहां तक तो आपकी स्ट्रेट लाइन में आ रही है, लेकिन जब इसके ऊपर जब जाती है तो ये स्लैंट हो जाती है, मतलब तिरछी हो जाती है। और तिरछी हो जाने की वजह से जो दोपहर का सूर्य होता है वो कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। ये आपका अर्थ है और ये आपका सन है। चलिए अब आगे चलते हैं। As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones. देखिए इस चीज को समझते हैं। ये मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये आपकी आर्कटिक सर्कल है और ये आपकी एंटार्क्टिक सर्कल है। देखिए हम लोगों ने पिछले ही स्लाइड में पढ़ा कि जो सन रेज होती हैं वो कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद ये जो सन रेज हैं आपकी तिरछी हो जाती हैं, स्लैंटेड हो जाती है। इस वजह से जो है हीट जो है वहां पे कम रिसीव होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो ये जोन है, यहाँ पे तिरछी किरणों की वजह से जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। टेम्परेचर जो है आपका मॉडरेट रहता है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो ये जो जोन है, यहाँ पे तिरछी किरणों की वजह से, सूर्य की तिरछी किरणों की वजह से, स्लैंटेड रेज की वजह से ये जो जोन है यहाँ पे आपका टेम्परेचर मॉडरेट होता है। इस वजह से इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है जोन उसको नॉर्दर्न टेम्परेट जोन कहेंगे। जो आपका साउथ
साउदर्न हेमिस्फीयर में जो जोन है उसको साउथ टेम्परेट जोन कहेंगे। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसको अब हम लोग डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो ये जोन है, यहाँ पे सनरेज जो है वो स्लैंटेड आती हैं, तिरछी आती हैं। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर आपका मॉडरेट होता है, तो ये जोन आपका कहलाता है टेम्परेट जोन, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए इसको कहा जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन। ऐसे हिंदी में इसको कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे देखिए, ये रही आपकी मकर रेखा और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये एंटार्क्टिक सर्कल। इसके बीच का जो ये जो जोन है, यहाँ पे सेम रीजन है, सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ रही हैं, स्लैंटेड है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर आपका मॉडरेट होता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए इसको कहा जाता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध या फिर साउथ टेम्परेट जोन। तो हम लोगों ने टॉरिड जोन के बारे में अच्छे से समझ लिया, हम लोगों ने टेम्परेट जोन के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब आगे चलते हैं। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone, very cold, और ये बहुत ठंडी होती है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देखिए, ये रहा आपका आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल से जो ये नॉर्थ पोल के बीच का जो ये जोन है, उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तर ध्रुव के बीच का जो ये जोन है, यहाँ पे जो सूर्य है क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए यहाँ पे जो सनरेज है वो और भी ज्यादा तिरछी पड़ती है। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा शीत रहती है, ठंड रहती है, इसलिए इस वजह से इसे कहा जाता है शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन। देखिए, इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्रिजिड जोन और हिंदी में कहते हैं शीत कटिबंध, और ये नॉर्थ में है इसलिए इसको कहेंगे उत्तरी शीत कटिबंध। ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर वाला भी देख लेते हैं, आइए। ये रहा हमारा एंटार्क्टिक सर्कल और ये रहा हमारा साउथ पोल। ये रहा दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये रहा दक्षिणी ध्रुव। इसके बीच का जो ये जोन है, सेम रीजन है, सनरेज जो है यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं शीत कटिबंध, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए इसको कहेंगे दक्षिणी शीत कटिबंध। तो हम लोगों ने 3 जोन के बारे में पढ़ा, एक है टॉरिड जोन, एक है टेम्परेट जोन, और दूसरा है फ्रिजिड जोन। तो इन तीनों जोन्स के बारे में आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे आती हैं और कहाँ पे नहीं आती, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जोन कौन सा है, तो वो होता है टॉरिड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जोन कौन सा होता है, तो वो होता है आपका टेम्परेट जोन। सेम आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में कौन सा जोन बनता है, तो टेम्परेट जोन। ऐसे ही आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में कौन सा जोन आता है, तो फ्रिजिड जोन। एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में कौन सा जोन आता है, तो फ्रिजिड जोन। ऐसे करके आपको चीजों को याद रखनी है। देखिए, अगर आप एकदम बेसिक लेवल पे हैं तो हो सकता है इन चीजों को समझने में आपको थोड़ी परेशानी आए, क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल है यहाँ पे। आप इनको रटने की कोशिश मत कीजिएगा, जितना रटने की कोशिश करेंगे उतना ही आगे चल के फंसते जाएंगे। तो अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2-3 बार देख लीजिए, आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। देशांतर क्या है? टू फिक्स द पोजिशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। देखिए, ये मान लीजिए 20 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पे दो प्लेस लाई करती हैं, ए और बी। क्या हम इनके एक्यूरेट पोजीशन को पिन पॉइंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये दोनों ही सेम लैटिट्यूड पे लाई करती हैं।
किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, द टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशियस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, दैट इज 20 डिग्री साउथ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 20 डिग्री नॉर्थ का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे 20 डिग्री साउथ का एग्जाम्पल है, जो कि जैसे कि टोंगा आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन में है, और मॉरिशियस आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में है, दोनों सेम ही लैटिट्यूड पे है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट these places are from a given line of reference running from the north pole to south pole। तो मान लीजिए एक कोई रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रहा है। तो अब हम लोग इस रेफरेंस पॉइंट से ये पता कर सकते हैं कि ये जो ए पॉइंट है कितने वेस्ट में है और बी पॉइंट जो है वो कितने ईस्ट में है। इस तरीके से हम लोग इनके पोजीशन का पता लगा सकते हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। These line of references are called the meridians of longitude and the distance between them are measured in degrees of longitude। देखिए ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो रेफरेंस लाइन जो जोड़ रहा है, इस रेफरेंस लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और इसको कैसे नापते हैं, मेजर किया जाता है डिग्री में। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उन्हें उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ठीक है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। दे आर सेमीसर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टीडीली पोलवर्ड्स until it becomes zero at the pole where all meridians meet। इस चीज को पहले समझते हैं। देखिए हम लोगों ने लैटिट्यूड्स के बारे में क्या देखा था, ये कंप्लीट सर्कल होती है। ठीक है, ये हम लोग को सामने से हो सकता है ना दिखे, बट अगर हम लोग इसको टॉप से देखते हैं तो हमें लैटिट्यूड्स कुछ ऐसी दिखेंगी। ठीक है, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये आपके सेमी सर्कल्स होते हैं, ये ऐसे जाते हैं, ऐसे इस तरीके से, ये आपके होते हैं सेमी सर्कल्स। और यहाँ पे जो ये आपका बता रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टीडीली पोलवर्ड्स, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। आइए देखिए, जो ये मान लीजिए आपका लॉन्गिट्यूड है और ये धीरे धीरे पोल की तरफ जा रहा है। ये आपका दूसरा लॉन्गिट्यूड है, ये भी आपका पोल की तरफ जा रहा है। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है पोल की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है और पोल पे जाके दोनों मिल जा रहे हैं। तो यही चीज आपका बता रहा था, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं ये पोलवार्ड डिक्रीज करती हैं और पोल्स पे जाके मिल जाती हैं। ये अर्धवृत्त है, ये हम लोगों ने यहां पे समझ लिया कि सेमी सर्कल्स होते हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये भी हम लोगों ने डायग्राम में देख लिया। एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहां सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। जो डिस्टेंस है पोल्स पे आके जीरो हो जाती है क्योंकि यहीं पे आके सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो आपके मिल जाते हैं। इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब आगे चलते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरे की लंबाई समान होती है। देखिए ये आपका इक्वेटर है या विषुवत वृत्त है। जब हम लोग इसके नॉर्थ साइड में नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो लैटिट्यूड्स है देखिए इनका साइज धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्गिट्यूड्स को ध्यान से देखेंगे तो इनका लेंथ सब एक बराबर है, सब इक्वल लेंथ के हैं। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन which passed through Greenwich where the British Royal Observatory is located। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है वहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। और जो ग्रीनविच से जो मेरिडियन पास हुई उस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा गया। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड दी प्राइम मेरिडियन।
इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। देखिए, ये रही आपकी प्रमुख यामोत्तर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन, या फिर ये रही, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ठीक है, और इसी प्राइम मेरिडियन से ही इस साइड अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा ईस्ट रहेगा, और इस साइड अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा वेस्ट रहेगा। तो देखिए, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, ऐसे करके हम लोग इस साइड जा रहे हैं, और इस साइड अगर हम लोग जाए तो 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके हम लोग इस साइड बढ़ेंगे, ईस्ट में। Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। देखिए, ये हमारा प्राइम मेरिडियन हो गया। हम लोग इस साइड जब जाएंगे तो वेस्ट होगा, हम लोग इस साइड जाएंगे तो ईस्ट होगा। तो हम लोग इस साइड जाते हुए फिर कैलकुलेट करते हैं, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, ऐसे करते करते हम लोग 180 डिग्री वेस्ट तक पहुंचेंगे। और ईस्ट साइड से जब हम लोग काउंट करते हुए जाएंगे तो 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, ऐसे करते करते हम लोग 180 डिग्री ईस्ट तक पहुंचेंगे। ये दोनों कोई अलग अलग लाइन नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही लाइन है, और इसको हम लोग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं, जो कि 0 डिग्री मतलब प्राइम मेरिडियन के जस्ट पीछे रहती है। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर, 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। देखिए, ये आपकी प्रमुख यामोत्तर हो गई या प्राइम मेरिडियन हो गई, और इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी है। तो ये दोनों मिलके, आप मान लीजिए, अगर यहाँ पे आप समझ सके तो ये, और इसके जस्ट पीछे से ये आपकी 0 डिग्री हो गई, और ये आपकी 180 डिग्री हो गई। तो ये दोनों मिलके पृथ्वी को दो भागों में विभक्त कर रही है, और ये हमारा हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हमारा हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, therefore the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west। जब हम लोग ईस्ट साइड के लॉन्गिट्यूड को डिनोट करते हैं तो ई लेटर का यूज करते हैं, और जब वेस्ट साइड के लॉन्गिट्यूड को डिनोट करना होता है तो डब्ल्यू लेटर का यूज करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। इस चीज को हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देशांतर और समय। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे, एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset। देखिए, स्थानीय समय का हम लोग पता कैसे लगा सकते हैं? सूर्य के द्वारा जो परछाई बनती है उसके द्वारा, जो कि छोटी होती है सबसे ज्यादा दोपहर के वक्त, और लंबी होती है सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। इस चीज को समझते हैं। देखिए, ये आपका मान लीजिए प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री। जब प्राइम मेरिडियन पे सूर्य बिल्कुल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, अपने ऊंचे बिंदु पर होगा, तो ये प्राइम मेरिडियन जिस जिस कंट्री से पास होती है वहां पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय
याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। और ये किस किस कंट्री से पास होके जाता है? तो है आपका यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फ्रांस के बाद है स्पेन, फिर अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद है माली, फिर है बुर्किना फासो, फिर है आपका टोगो, फिर है आपका घाना, फिर लास्ट में है क्वीन मॉड आइलैंड। ये है आपका एंटार्क्टिका में। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। इस चीज को भी समझते हैं। देखिए, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है और ये ग्रीनविच से पास हो रही है, इसलिए इस जगह को मैं जी से डिनोट कर रहा हूं। इस तरफ हम लोग का ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है। पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है। ईस्ट पे मान लीजिए कोई प्लेस है ए और वेस्ट में मान लीजिए कोई प्लेस है बी। हम लोग का जो सनराइज है या फिर सूर्योदय है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, पूर्व दिशा में होता है। तो जब सूर्योदय होगा तो सबसे पहले यहां पे सूर्योदय कौन दिखेगा? ए दिखेगा, ठीक है। फिर जब पृथ्वी रोटेट करेगी, ये जी जो अभी मिडिल में है रोटेट करेगी तो जी फिर कभी यहां पे पहुंचेगा, तो फिर जी सनराइज दिखेगा, सूर्योदय दिखेगा। फिर जब पृथ्वी कुछ और रोटेट करेगी, जो बी अभी हम लोग का वेस्ट में है यहाँ पे, वो इस डायरेक्ट यहाँ पे ए की जगह पे पहुंचेगा, फिर बी सूर्योदय दिखेगा, सनराइज दिखेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि वो जगह जो ग्रीनविच के ईस्ट में है वो अहेड ऑफ टाइम होती है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, क्योंकि सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है, मतलब सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, और जो प्लेसेस ग्रीनविच से वेस्ट में है उनका समय पीछे होगा। तो इस चीज को यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, आप एक दो बार इस चीज को फिर से देख लीजिए वीडियो को, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी मिल जाएगी। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। समय के अंतर के दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। The Earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree an hour और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। इस चीज को समझते हैं। देखिए, 24 घंटे में पृथ्वी जो है 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करती है, तो 1 आवर में 15 डिग्री कंप्लीट होगा। 15 डिग्री करने में 60 मिनट्स लग रहे हैं, मतलब 1 डिग्री करने में कितना लगेगा? 4 मिनट। तो यहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन से निकाल लिया। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वो 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM। देखिए, हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में ही पढ़ा था कि ईस्ट के तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो टाइम जो है वो ऐड हो जाता है, गेन होता है। तो अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे तो 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा? हम लोगों ने यहीं पे देखा कि 15 डिग्री ईस्ट पे 60 मिनट का टाइम होता है। तो अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट पे 1 PM हो रहा होगा, क्योंकि ईस्ट में टाइम ऐड होता है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। ये हम लोगों ने समझ लिया। But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. That is, it will be 11 AM। देखिए, हम लोगों ने वेस्ट में देखा था कि टाइम घटेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। तो 15 डिग्री वेस्ट में क्या होगा? अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा 15 डिग्री वेस्ट में, मतलब सुबह के 11 बज रहे होंगे। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। Similarly, at 180 degree, it will be midnight
व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। ऐसे ही मान लीजिए ये 0 डिग्री है और यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो जो इसके पीछे जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वहां पे रात के 12 बज रहे होंगे। इसी प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है पहली बार में। अगर आप एक दो बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे ये कैलकुलेशंस हो रही हैं। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at highest point in the sky, that is when it is midday। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। द टाइम शोन बाई सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप मान लीजिए ये मान लीजिए 0 डिग्री मेरिडियन है। अब मान लीजिए आप ए जगह पे हैं, तो यहाँ पे जो सूर्य अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा और यहाँ पे मान लीजिए ये बी पॉइंट है और यहाँ पे जो सूर्य अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, इन दोनों के वक्त में डिफरेंस होगा। इसी वजह से जो हमें टाइम मिलेगा वो लोकल टाइम मिलेगा। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैं फ्रेश डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ पे जितने भी ये प्लेसेस होंगे इन सबका जो लोकल टाइम है वो सब सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य हाईएस्ट पॉइंट पे एक ही जगह पे आएगा। इसी वजह से ये जितने भी प्लेसेस हैं ए बी सी डी, ये जितने भी प्लेसेस हैं यहाँ पे लोकल टाइम सेम होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है हमारा टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये रहा हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो हमारा ग्रीनविच से पास हुआ है। ये रहा, देखिए ये हम लोगों ने देख लिया। जब हम लोग ईस्ट साइड में बढ़ेंगे, जब हम लोग ईस्ट साइड में बढ़ेंगे तो हमें टाइम का गेन होगा या फिर ऐड होगा। ठीक, जब हम लोग ग्रीनविच से वेस्ट साइड में जाएंगे तो टाइम जो है लूज होगा या फिर सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया। ये देखिए ये जिगजैग लाइन जो आपको दिख रहा है, ये ऐसे आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया, ये यही आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है और इसी को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है उसको हम लोग इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंटरनेशनल टाइम लाइन। और जो हमारा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। और ये जिगजैग क्यों है? देखिए ये यहां से आ रहा है, अगर ये हम लोग का यहां से स्ट्रेट ऐसे आ जाएगा तो ये रशिया को ही काट देगा दो हिस्सों में। तो यहाँ पे डेट कुछ और होगा और इस तरफ डेट कुछ और होगा, तो इस चीज को रोकने के लिए जिगजैग लाइन पास करवाया गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। हम मानक समय क्यों मानते हैं? द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। इस चीज को समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये कोई प्लेस है ए और ये कोई प्लेस है बी, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स पे हैं, इस वजह से इन दोनों के लोकल टाइम में भी डिफरेंस होगा। अलग अलग याम्योत्तर परिस्थिति स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। मान लीजिए कोई ट्रेन बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस कर रही है, तो इस वजह से ट्रेन का टाइम टेबल प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर जगह पे उसका एक लोकल टाइम होगा। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारिणी तैयार करना कठिन होगा क्योंकि हर जगह का अलग एक लोकल टाइम होगा। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा।
It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. अगर इतना टाइम डिफरेंस है तो मान लीजिए अगर ट्रेन आपको लगे कि 10 बजे है, 10 AM पे आपकी ट्रेन है, ये आपको पता हो, लेकिन अगर लोकल टाइम की वजह से उस जगह 11 बज रहा हो तो आपकी तो ट्रेन छूट जाएगी, 10 बजे ही ट्रेन निकल चुकी होगी। तो इस वजह से एक मतलब कि स्टैंडर्ड मेरिडियन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। देखिए इस मेरिडियन पे मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो लोकल टाइम होगा वो पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसे भारतीय मानक समय का के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन का। जो वेस्ट में जो आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो 60 डिग्री ईस्ट पे आता है और सबसे ईस्ट में 97 डिग्री ईस्ट पे आता है। इसीलिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो बीच का एक जगह निकाला गया है जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। India located east of Greenwich at 82 degree 30 minute east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इस चीज को समझते हैं। हम लोगों ने देखा था 15 डिग्री में 6 मिनट होता है, 60 मिनट होता है मतलब 1 घंटा। और जीएम ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे है और हमारा जो भारत है वो 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमें 5.5 घंटा मिलेगा। इसको आप डिवाइड करके देखिएगा तो आपके पास 5.5 घंटे का समय आएगा। तो इंडिया जो है वो ग्रीनविच से 5 घंटे 5.5 घंटा आगे चलता है। इस वजह से अगर आप इस मैप में ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे इंडिया प्लस 5.5 लिखा हुआ है, मतलब ग्रीनविच से 5.5 घंटा इंडिया आगे चलता है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेटर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। इस चीज को देखते हैं। देखिए ये रशिया है, ये देखिए कितने स्टैंडर्ड टाइम्स में ये डिवाइडेड है, क्योंकि इसका एक्सटेंड भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसको ऐसे करना पड़ा है। The Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus covers 15 degree of longitude. पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर पहली बार में आपको समझ में ना आए तो आप एक दो बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।